अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लॉविट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अपनी पाकिस्तान पिनल कोड की आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 को, जो कि डील करता है जनरल एक्सेप्शन से। जनरल एक्सेप्शंस का मतलब है आम रियायत कि ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं या ऐसे कौन से मखसूस लोग होते हैं जो कि ऑफेंस कर भी दें, उनके बावजूद भी आप उन्हें जो है गिल्टी करार नहीं दे सकते, आप उन्हें पनिश नहीं कर सकते। दरअसल ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर हमें दो किस्म की चीज़ें मिलती हैं। एक तो इसके अंदर ऑफेंसेस की डेफिनेशंस हमें मिलती हैं कि कौन सा एक्ट या फिर कौन सा ओमिशन जो है वो कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स को सेटिस्फाई करने के बाद एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करेगा, और जब एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा तो ऑफेंस के लिए सज़ा कितनी होगी ये भी हमें पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर प्रोवाइडेड है। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिनमें लोगों को ऑफेंस कर भी दें, ऑफेंस की डेफिनेशन के अंदर फॉल भी करें, लेकिन उन्हें पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें वो कोई भी किस्म का ऑफेंस कर दें, उन्हें उसके बावजूद जो है पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। तो ऐसे कौन से लोग होते हैं या फिर ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो कि जनरल एक्सेप्शंस के अंदर फॉल करते हैं, जिन्हें आम रियायत कहा जाता है, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दरअसल ये चैप्टर जो है वो 30 सेक्शंस के ऊपर मुश्तमिल है। इनमें एक आपका पेयर बन सकता है 76 to 95 का, और दूसरा जो है 96 to 106 का। ये जो स्पेसिफिकली ये वाली सेक्शंस हैं ये डील करते हैं आपके प्राइवेट डिफेंस से, जिन्हें हम सेल्फ डिफेंस भी कह सकते हैं। और बाकी 76 to 95 में जो डिफरेंट किस्म के प्रोविजंस अवेलेबल है हमारे पास, जो कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ सर्कमस्टेंसेस में एक्सेप्शंस देते हैं। तो आज की वीडियो में हम 76 से लेकर 86 तक जो सेक्शन है उनको डिस्कस करेंगे पाकिस्तान पिनल कोड में। जनरली होता क्या है कि अगर एक जब FIR वगैरह लॉज होती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है कि प्रोसिक्यूशन ने इस बात को साबित करना होता है कि जिस जवाबदार के खिलाफ कंप्लेंट या FIR लॉज की जा रही है उसने ये ऑफेंस किया है। लेकिन जब इन सेक्शंस में से सेक्शन 90 जो 76 से लेकर सेक्शन 106 तक जितने भी सेक्शन है, अगर इनमें से कोई भी जवाबदार एक प्ली लेता है, वो एक किस्म का उसका डिफेंस होता है खुद को बचाने के लिए। इनको आप एक्सेप्शन के अलावा डिफेंस भी कह सकते हैं, जो कि एक जवाबदार के पास अवेलेबल होते हैं। तो जब एक जवाबदार इनमें से कोई भी प्ली उठाता है और कहता है कि भाई मैं तो नशे की हालत में था या मैं तो पागल हूँ, इस वजह से मैं जो है, तो कोई भी प्ली मतलब वो उठाता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन से शिफ्ट होकर जो है जवाबदार के ऊपर आ जाता है कि आपने इस चीज़ को साबित भी खुद ही करना है। कुछ ऐसे एविडेंसेस दें, मेडिकल एविडेंसेस दें, या फिर आप जो है सर्कमस्टेंसेस से प्रूव करें, गवाहों से प्रूव करें, जिस तरीके से ही प्रूव करें, आपने इस चीज़ को प्रूव करना है कि आप इस प्ली के लिए काबिल हैं, आप इस एक्सेप्शन के हकदार हैं। स्टार्ट करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स के साथ। सेक्शन 76। सेक्शन 76 की लैंग्वेज ये कहती है कि एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। इस सेक्शन में हमारे पास दो चीज़ें बताई गई हैं। एक ये कि एक बंदा जो कि बाउंड बाय लॉ है वो कोई काम करे, या फिर दूसरी चीज़ इसमें ये बताई गई है कि वो अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये यकीन करे कि वो बाउंड बाय लॉ है और उसके तहत जो है उसकी पर्सनस में वो कोई काम करता है। तो सेक्शन हमारे पास ये कह रहा है कि अगर कोई भी शख्स जो है वो या तो बाउंड बाय लॉ है या फिर अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो इस चीज़ का यकीन करे, इस चीज़ में मतलब बिलीव करे कि वो बाउंड बाय लॉ है ये काम करने के, और गुड फेथ में जो है वो काम करता है। तो ऐसी सूरत में कोई भी एक्ट जो वो करता है, अगर वो ऑफेंस हो जाता है कॉन्सिक्वेंटली, उसे उस चीज़ के लिए लायबल करार नहीं दिया जा सकता। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात हो रही है, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट उन सूरतों में बात हो रही है जहाँ पर बंदा होता है बाउंड बाय लॉ। बाउंड बाय लॉ दो सूरतों में हो सकता है इस सेक्शन के मुताबिक। एक तो वो बाउंड बाय लॉ है एक्चुअल में कि लॉ उसको उस चीज़ के लिए ऑथराइज करता है, बाउंड करे कि आपने ये काम करना है। और दूसरे सर्कमस्टेंसेस ये हो सकते हैं कि वो शख्स मतलब ये बिलीव करता है अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ, ये बिलीव करता है कि मैं बाउंड बाय लॉ हूँ, मुझे लॉ इस चीज़ के लिए बाउंड कर रहा है, ऑथराइज कर रहा है। अब इसमें एक एग्जांपल ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल अगर एक सोल्जर को एक सुपीरियर ऑफिसर जो है वो ये ऑर्डर करता है कि आपने शूट करना है, और उस ऑर्डर की परसुएंस में वो बंदा शूट करता है और मॉब की तरफ शूट करते हैं, कोई मतलब लोगों का एक ग्रोह खड़ा होता है उनके ऊपर शूट करता है, और अल्टरनेटिवली जो है किसी की डेथ हो जाती है। तो ऐसी सूरत में वो बंदे ने अगर एक अनलॉफुल एक्ट भी किया है, लेकिन उसने बाउंड बाय लॉ होने की वजह से किया है, तो इस वजह से उसके ऊपर कोई भी किस्म की लायबिलिटी नहीं आएगी, कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी आप उसके ऊपर नहीं डाल सकते।
दूसरी एग्जांपल अगर हम लें इसमें कि अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ में बाउंड बाय लॉ कैसे हो सकता है बंदा, तो उसमें आप ये एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बंदा जो है फॉर एग्जांपल इंस्पेक्टर है, उसको कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि आपने किसी बंदे को गिरफ्तार करना है। फॉर एग्जांपल एक इंस्पेक्टर है, उसको कोर्ट ऑर्डर करती है कि आपने ए को गिरफ्तार करना है। इंस्पेक्टर क्या करता है, ए जहाँ पर रहता है उसके मोहल्ले में जाता है, उसके मोहल्ले में जाकर वो लोगों से पूछताछ करता है कि भाई ए मुझे कहाँ पर मिलेगा। मोहल्ले वाले ये कहते हैं कि कॉर्नर पर एक शॉप है, वहाँ पर ए शॉप के बाहर ही खड़ा हुआ है, हमने अभी अभी उसे देखा है। ठीक है, इंस्पेक्टर जाता है, जाकर वो क्या करता है, वहाँ पर वो देखता है कि जेड जो है वो शॉप के बाहर खड़ा होता है और जेड को वो ए समझते हुए उसको अरेस्ट करके थाने पर ले आता है। अब ऐसी सूरत में जो इंस्पेक्टर था वो अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, उससे हकायक समझने में गलती होगी कि वो जेड है ए नहीं है, लेकिन उसने जेड को जो है वो ए समझ के गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्टेशन में ले आया। तो ऐसी सूरत में भी अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ अगर वो इंस्पेक्टर एक्ट कर रहा है तो उसे जो है सेक्शन 76 के मुताबिक मिस्टेक ऑफ फैक्ट की जो है एक्सेप्शन हासिल है। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 77। सेक्शन 77 ये कहता है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, कि एक जो हमारे पास जज होता है वो जब जुडिशली एक्ट कर रहा होता है तो उसे उन केसेस में भी एक्सेप्शन हासिल होती है। इस सेक्शन के मुताबिक जब भी एक जज होता है, जज मतलब जो एक जुडिशियल ऑफिसर होता है जो कि कोर्ट को प्रिजाइड कर रहा होता है, जिसकी डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, और जब वो बंदा जुडिशली एक्ट कर रहा होता है, जुडिशली एक्ट करने का मतलब क्या है कि कोर्ट के अंदर वो प्रोसीडिंग्स चला रहा होता है या किसी मैटर को हेयर वगैरह कर रहा होता है, ऐसी सूरत में अपनी पावर्स को, जुडिशियल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए वो बंदा गुड फेथ में क्या नाम है कोई एक ऐसी चीज़ कर देता है जो कि अल्टरनेटिवली एक ऑफेंस तो कॉन्स्टिट्यूट करती है, लेकिन उसको इस सेक्शन के मुताबिक ऑफेंस नहीं कहा जा सकता। फॉर एग्जांपल एक जज है, वो कोर्ट प्रिजाइड कर रहा है, कोर्ट प्रिजाइड करते हुए उसने एक मतलब दोनों पार्टीज़ को सुना, दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद इन गुड फेथ, बात यहाँ पर क्या आ रही है, गुड फेथ की बात आ रही है। गुड फेथ में उसने किसी बंदे की बेल रिजेक्ट कर दी, वो बेल जो है सज़ा काटता रहा, लेकिन जब जाकर बाद में जजमेंट होती है, जजमेंट में वो बंदा बरी हो जाता है। अब जो इतने साल उस जवाबदार ने सज़ा काटी, क्या उसके लिए आप जज को ज़िम्मेदार कह सकते हैं? नहीं, जज ज़िम्मेदार नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसने गुड फेथ में कोई फ़ैसला दिया है, वो उस फैसले के नतीजे में अगर कोई बंदा जेल में रहा है तो वो जो है इस सेक्शन के मुताबिक उसको एग्जाम्पशन हासिल होगी जज को, अगर गुड फेथ में एक्ट किया है। अगर एक बंदा जो है जज जो है वो अपनी जुरिस्डिक्शन से आउट होकर भी कोई काम कर देता है तो ऐसी सूरत में भी उसे सेक्शन 77 की एक्सेप्शन हासिल होगी, और उनके लिए जो है आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो इनिशिएट नहीं कर सकते, लेकिन डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़ वगैरह होती हैं। आप MIT डिपार्टमेंट होता है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल होती है, जहाँ पर इनके खिलाफ कंप्लेन की जा सकती है जजेस के खिलाफ, अगर वो आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन और जो है पर्सनल कैपेसिटी में कोई जो है काम वगैरह कर रहे होते हैं, कोई फैसला वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन इन अदर केसेस अगर एक जज जो है वो जुडिशली एक्ट करते हुए गुड फेथ में कोई फैसला सुनाता है, कोई काम करता है जो कि अल्टरनेटिवली होता तो ऑफेंस है, लेकिन इस सेक्शन के मुताबिक जो है उस जज को, उस जुडिशियल ऑफिसर को एक्सेप्शन हासिल है। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 78। सेक्शन 78 जो है वो भी सिमिलर किस्म का है। वो ये कहता है कि एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कि एक काम जो है वो कोर्ट की जजमेंट या ऑर्डर को परसू करते हुए किया जाए। इस सेक्शन के मुताबिक कोई भी ऐसा काम जो कि किसी कोर्ट की जजमेंट के अंडर या किसी कोर्ट के ऑर्डर के अंडर जो है वो किया जाए, जब तक मीनवाइल वो ऑर्डर या जजमेंट जो है वो इन फोर्स है, मतलब फोर्स में है, उसको नल एंड वॉइड नहीं कर दिया गया, सेट असाइड नहीं कर दिया गया। तो ऐसी कोई भी चीज़ ऑफेंस नहीं होगी अगर एक बंदा जो है वो ये बिलीव करते हुए कि इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी कि वो इस किस्म का फैसला, जजमेंट या ऑर्डर पास कर सकती है, और वो बंदा जो है गुड फेथ में कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में बिलीव करते हुए जो है उस एक्ट को कमिट कर देता है। वही बात अगर एक कोर्ट जो है ऑर्डर करती है, फॉर एग्जांपल एक जुडिशियल ऑफिसर हमारे पास आ जाता है, एक ऑफिसर है, कोर्ट इसको ऑर्डर करती है कि आपने जाकर जेड को गिरफ्तार करना है। कोर्ट का ऑर्डर आ गया, अंडर कोर्ट ऑर्डर जो है ए जाकर जेड को गिरफ्तार कर लेता है। अगर ये गिरफ्तारी बाद में अनजस्टिफाइबल, अनलॉफुल भी साबित हो जाती है, ऐसी सूरत में ए के खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स वगैरह नहीं हो सकती। क्यों? सेक्शन 78 के मुताबिक अगर कोई भी बंदा कोर्ट के ऑर्डर्स के अंडर, कोर्ट की जजमेंट को परसू करते हुए कोई भी काम करता है तो उसे जो है ऑफेंस करार नहीं दिया जा सकता। सेक्शन 78 ऐसे कामों को एक्सेप्शन देता है।
उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 79। सेक्शन 79 भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट को डील करता है। ये क्या, मैंने सेक्शन 76 भी लिख दिया और सेक्शन 79 भी लिख दिया, तो डबलिंग होगी? नहीं है, डबलिंग नहीं हुई है। दरअसल ये सेक्शंस कुछ इसी तरीके से हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि सेक्शन 76 में हमने ये पढ़ा था कि एक बंदा जब बाउंड बाय लॉ होता है या अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये समझे कि वो बाउंड बाय लॉ है और ऐसी सूरत में वो कोई काम कर देता है, उसको एक्सेप्शन हासिल होगी, उसका कोई भी काम वो ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 79 जो है वो स्पेसिफिकली उन एक्ट से डील करता है जो कि जस्टिफाइड बाय लॉ होती हैं। मतलब वो वाले एक्ट्स, वो वाले ओमिशन जिनको लॉ जस्टिफाई कर रहा होता है कि आप ये काम कर भी दें, लेकिन लॉ इस काम को जस्टिफाई कर रहा है, कानून की नज़र में ये काम जो है वो लीगल है। सेक्शन की लैंग्वेज क्या कहती है? एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। कि एक बंदा जो है वो ऐसा काम करता है जो कि एक या तो पहले जस्टिफाई बाय लॉ हो, दूसरी सूरत वो बंदा अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, हक़ाइक़ को समझने में गलती करते हुए वो ये समझे, ये यकीन करे कि उसका जो एक्ट वो जो करने जा रहा है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, दोनों सूरतों में। तो सेक्शन ये कहता है कि कोई भी ऐसा काम ऑफेंस नहीं होगा जो एक बंदा जो है वो अंडर जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ करे या फिर अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, हक़ाइक़ को समझने में गलती करते हुए वो इस चीज़ का बिलीव करते हुए कि उससे लॉ उसके इस एक्ट को जस्टिफाई कर रहा है। तो ऐसी सूरत में भी दोनों सूरतों में अगर कोई बंदा कोई एक्ट करता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। शर्त यह है कि उस बंदे ने जो है गुड फेथ में एक्ट किया है और गुड फेथ की पर्सन्स में वो एक्ट करता है। अब इसका सेक्शन का मतलब क्या हो गया? अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि सेक्शन 59 CRPC में, सेक्शन 59 वैसे तो अगर आप देखें तो जो ऑफेंडर्स होते हैं उनको पकड़ना किनका काम होता है? पुलिस का काम होता है, या फिर आपकी जो दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ वगैरह होती हैं उनका काम होता है ऑफेंडर्स को, जो एक्यूज पर्सनस होते हैं या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स होते हैं उनको पकड़ना। लेकिन सेक्शन 59 जो है वो जो प्राइवेट पर्सनस होते हैं, मेरे और आप जैसे जो लोग होते हैं, आम बंदे होते हैं, आम शहरी होते हैं, उनको ये अथॉरिटी देता है कि वो किसी भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को या किसी ऐसे बंदे को जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है, जैसे किसी बंदे ने किसी का मर्डर कर दिया है, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। ऐसी सूरत में वो प्राइवेट पर्सन उन बंदे को पकड़ कर जो है, जो कानून के इदारे होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, उनके पास लेकर आ सकता है। तो ये एक एक्ट, ऐसा एक्ट हो गया जो कि जस्टिफाइड बाय लॉ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो पार्टीज हैं A एंड B क्या है, वो किसी बंदे का मर्डर कर देता है। A जो है उसको मर्डर करते हुए देख लेता है, A जाकर पकड़ लेता है, B को सीज कर लिया, सीज करके जो है वो SHO के पास ले आता है। अब A ने जो B को सीज किया और SHO के पास ले आया तो B ये नहीं कह सकता कि A ने मुझे पकड़कर जो है कानून के हवाले कर दिया, इसने गलती कर दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। A का जो एक्ट है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। इसी तरीके से अगर A जो है वो B को देखता है कि B कोई ऑफेंस किया नहीं है, लेकिन वो B को ये लगता है कि वो कोई ऑफेंस करने जा रहा है, फॉर एग्जांपल B किसी का मर्डर करने जा रहा है, A जो है उसको ऐसा लगता है कि B किसी का मर्डर करने जा रहा है। अब A क्या करता है, B को जाकर पकड़ लेता है, पकड़ कर जो है उसे फिर थाने पर ले आता है। लेकिन बाद में पता ये चलता है कि B जो है वो तो मतलब मर्डर नहीं करने जा रहा था, कुछ और ही काम कर रहा था, अपने ही किसी काम में लगा हुआ था। तो ऐसी सूरत में भी A को जस्टिफिकेशन जो है हासिल है अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अगर वो कोई काम कर देता है। इसमें अगर हम एक और एग्जांपल लेना चाहें कि एक बंदा अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैसे खुद को समझ सकता है कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। फॉर एग्जांपल कि अगर कहीं पर चोरी हो जाती है, चोरी करके चोर भाग रहा होता है, बाकी सारे मोहल्ले वाले उस चोर के पीछे होते हैं। अब क्या करता है कि मैं खड़ा होकर उनको देख रहा होता हूँ कि ये एक बंदा गया है, उसके पीछे दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, ये पूरा मतलब उसके पीछे ग्रो जा रहा है। आगे जाकर क्या होता है कि एक बंदा वो कॉर्नर पर खड़ा होता है, वो लोगों की आवाज़ सुनता है और चोर चोर चोर, और देखता है कि एक बंदा सबसे आगे जा रहा है, वो जाकर उस बंदे को पकड़ लेता है। उस बंदे को पकड़ लिया उसने, लेकिन बाद में पता ये चलता है कि वो बंदा तो खुद चोर के पीछे जा रहा था, चोर उससे भी आगे जा रहा था। तो ऐसी सूरत में अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसने किसी दूसरे बंदे को चोर समझ कर पकड़ लिया। तो जहाँ पर जिस बंदे ने चोर को पकड़ा है उसको लॉ की जस्टिफिकेशन हासिल होगी। अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ जो है उसने ये काम किया जो कि लॉ उसको जस्टिफाई कर रहा है। तो ऐसी सूरत में भी उसको सेक्शन 79 की एक्सेप्शन हासिल होगी। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स की सूरत में भी एक बंदे को लॉ जस्टिफाई मतलब लॉ एक्सेप्ट करता है कि इन लोगों को भी रियायत हासिल होगी।
अब वो किस तरीके से, सेक्शन ये कहता है कि एक्सीडेंट इन डूइंग एंड लॉफुल एक्ट। पहली बात तो यहाँ पर सेक्शन में ये कर दी गई कि एक्सीडेंट होगा तो सही, लेकिन लॉफुल एक्ट करते हुए होगा। अगर आप कोई इलीगल एक्ट करते हुए कोई एक्सीडेंट कमिट कर देते हैं तो वो आपका ऑफेंस होगा, उसमें ये सेक्शन आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बल्कि लॉफुल एक्ट करते हुए अगर आपने कोई एक्सीडेंट कर दिया तो ऐसी सूरत में सेक्शन की लैंग्वेज क्या कहती है कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा काम ऑफेंस नहीं होगा जो कि बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, मतलब कि किसी हादसन या बदकिस्मती की वजह से हो जाए और बग़ैर क्रिमिनल इंटेंशन के, बग़ैर क्रिमिनल नॉलेज के हो, ठीक है। और वो काम, शर्त ये है कि वो काम लॉफुल हो और लॉफुल मैनर में किया जाए और प्रॉपर केयर और जो है कॉशन के साथ किया जाए। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें उसने कर दी। एक ये कि वो काम एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून होना चाहिए, दूसरा वहाँ पर क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज नहीं होनी चाहिए, तीसरी चीज़ वो काम लॉफुल होना चाहिए, चौथी चीज़ जो है लॉफुल मैनर से किया जाना चाहिए, ये भी लाजमी है यहाँ पर। चौथी और पांचवी चीज़ जो है यहाँ पर की जा रही, प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ वो काम किया जाना चाहिए कि आपने उस काम में नेग्लिजेंस नहीं करनी। नेग्लिजेंस का वर्ड आ गया। कुछ ऐसे हमारे पास ऑफेंसेस भी होते हैं जहाँ पर आप एक्सीडेंट तो कर रहे होते हैं, लेकिन एक्सीडेंट करते हुए भी आप सर्कमस्टेंसेस से ये देखा जाता है कि आपने नेग्लिजेंटली एक्ट तो नहीं किया वहाँ पर, हालांकि आपकी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज वगैरह नहीं थी, लेकिन आपने अगर नेग्लिजेंसी इन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर केयर वो काम किया है तो ऐसी सूरत में भी आपको लायबल करार दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है रैश ड्राइविंग कर रहे हैं किसी मतलब क्राउडेड प्लेस के ऊपर, तो ऐसी सूरत में भी ये काम नेग्लिजेंस में आ सकता है उन केसेस में जहाँ पर इन 5 एलिमेंट्स में से भी कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग होता है, वहाँ पर आपको सेक्शन जो 80 है वो एक्सेप्शन नहीं देगा। तो इस सेक्शन के मुताबिक एक तो जो है एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून होना चाहिए, दूसरी चीज़ ये कि क्रिमिनल एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट एंड क्रिमिनल नॉलेज होना चाहिए वहाँ पर, तीसरी चीज़ यहाँ पर ये होगी कि लॉफुल एक्ट आपका होना चाहिए, लॉफुल मैनर में होना चाहिए और प्रॉपर केयर एंड एब्सेंस, प्रॉपर केयर एंड कॉशन से वो काम किया जाना चाहिए। ऐसी सूरतों में अगर कोई बंदा कोई काम कर देता है तो उसे भी एक्सेप्शन हासिल होती है। अब इस अगर सेक्शन की हम एग्जांपल देखें तो सेक्शन में एग्जांपल ये दी गई है कि एक बंदा जो है कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काट रहा होता है। लकड़ियाँ काटते हुए वो क्या करता है कि कुल्हाड़ी का जो एक्स होता है ऊपर, वो निकल कर किसी दूसरे बंदे को लगता है और उस बंदे को इंजरी या फिर उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो ऐसी सूरत में वो बंदा तो अपने उसमें काम कर रहा था, उसने प्रॉपर कॉशंस के साथ जो है वो काम अपना कर रहा था, लेकिन एक्सीडेंटली जो है एक ऐसी मिसहैप होगी जिसकी वजह से एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। ऐसी सूरत में भी उस बंदे को, उस वर्कर को, लेबर को सेक्शन 80 की एक्सेप्शन हासिल होगी। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 81। सेक्शन 81 जो है वो नेसेसिटी को डिफाइन करता है कि अगर एक ऐसा काम जो है वो अंडर ऐसे सर्कमस्टेंसेस में किया जाए कि वो वक्त की ज़रूरत हो, वो आपको अगर आप ना करें तो उसके बदले में कोई मेजर क्राइम ऑफेंस जो है आप कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे, या फिर आपने जो है वो अंडर नेसेसिटी किसी ज़रूरत के अंदर जो है वो काम कर दिया, तो ऐसी सूरत में भी एक बंदे को एक्सेप्शन हासिल होती है। सेक्शन की लैंग्वेज क्या कहती है? सेक्शन 81 के मुताबिक एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, कि एक ऑफेंस जो है वो आपको पता तो होता है, आपको इस चीज़ की नॉलेज होती है, मतलब यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ नॉलेज है एक बात, और दूसरी बात यहाँ पे विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, नॉलेज है लेकिन क्रिमिनल इंटेंट यहाँ पर नहीं है, एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, और वो काम जो है किसी दूसरे नुकसान को बचाने के लिए, हार्म को बचाने के लिए किया जाए। सेक्शन के मुताबिक जो है कोई भी ऐसा काम ऑफेंस नहीं होगा जो कि एक क्रिमिनल नॉलेज के, एक नॉलेज के साथ, क्रिमिनल नॉलेज नहीं सॉरी नॉलेज के साथ तो किया जाए कि इस एक्ट के नतीजे में किसी बंदे को हार्म होगा, नुकसान वगैरह होगा, इंजरी होगी, लेकिन वहाँ पर उस बंदे की क्रिमिनल इंटेंशन ना हो और वो बंदा गुड फेथ के अंदर जो है किसी मेजर हार्म को बचाने के लिए, किसी मेजर दूसरे हार्म को अवॉइड करते हुए वो कोई एक्ट वगैरह कर देता है, तो उस एफेक्ट को भी, उस एक्ट या ओमिशन को भी आप जो है ऑफेंस करार नहीं दे सकते। अब यहाँ पर एक बात उन्होंने कर दी कि नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए, कि आपको पता है कि ये चीज़ जो है लाइकली टू कॉज हार्म है, इससे किसी बंदे को, किसी बंदे की प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है, लेकिन वहाँ पर एब्सेंट क्या है, लेकिन वहाँ पर आपकी क्रिमिनल इंटेंट नहीं है और गुड फेथ के अंदर। तीसरी चीज़ यहाँ पर है
गुड फेथ के अंदर आप जो है कोई काम कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में भी अंडर नेसेसिटी जो है सेक्शन 81 के मुताबिक आपको एक्सेप्शन हासिल होगी। फॉर एग्जांपल जो है क्या होता है कि एक बस का ड्राइवर है, बस में जो है वो बच्चों से मतलब बस भरी हुई है, काफ़ी तादाद में इसमें बच्चे हैं। अब बस का ड्राइवर जा रहा है, एक्सीडेंटली क्या होता है कि एक मिसहैप होता है, बस की ब्रेक फेल हो जाती है। अब ब्रेक फेल हो जाती है, अब वो ड्राइवर जब जा रहा है वहाँ पर उसकी कोई भी नेग्लिजेंस वगैरह नहीं होती। एक चीज़ को जहन में रख लें, कोई नेग्लिजेंस नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, वो बस का ड्राइवर जो है जब उसे पता चलता है बस की तो ब्रेक ख़त्म हो गई है और आगे वो किसी ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ पर दरिया है और सामने ब्रिज पर जो है वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो अब ऐसी सूरत में वो क्या करेगा कि सामने देख रहा है कि एक गाड़ी जा रही है, कार जा रही है, ठीक है, वो जाकर कार में जो है बस को हिट कर देता है एक मेजर हार्म को बचाते हुए। वो अगर दरिया की तरफ मोड़ देता गाड़ी सीधी, अगर बस जो है वो दरिया में जा गिरती तो इतनी बच्चों की ज़िंदगियां जो हैं वो ज़ाया हो जाती। लेकिन उसके मुकाबले में उसने उस कार को नुकसान पहुंचाना प्रीफरेबल समझा। तो उस कार में कितने बंदे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बंदे होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे या 1 बंदा होगा। तो ऐसी सूरत में मेजर हार्म क्या था, जब सारे बच्चे जो है वो दरिया में गिर जाते, और मतलब उसने माइनर हार्म कौन सा कमिट कर दिया फिर उस मेजर हार्म को प्रिवेंट करते हुए कि उसने कार को हिट कर दिया। तो ऐसी सूरत में भी सेक्शन 81 के मुताबिक जो है अंडर नेसेसिटी अगर कोई काम किया जाए तो वो भी एक्सेप्टेड होता है, उस ड्राइवर को उस ऑफेंस की कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी। तो इसी तरीके से अगर क्या नाम है, जो इस सेक्शन की एक एग्जांपल लिखी हुई है वो ये है कि 2 शिप्स आप आ रही हैं, एक शिप बंदरगाह की तरफ से आ रही है, दूसरी शिप जो है बंदरगाह की तरफ जा रही है। इस शिप में भी पैसेंजर हैं, इसमें भी पैसेंजर हैं। अब दोनों जो है अगर अपने रूट पर आती रहेंगी तो एक दूसरे को हिट करेंगे और दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन एक ये जो शिप जो है इसका जो कैप्टन है वो ये देखता है कि इस साइड पर जगह है जहाँ पर आप शिप को ले जा सकते हैं और वो शिप जो है वो सीधी गुजर कर जा सकती है। लेकिन इस जगह पर, सामने वाली जगह पर जो है वहाँ पर कोई कश्ती है, कश्ती में 2 फॉर एग्जांपल बूढ़े बंदे जो है वो बैठे हुए हैं। अब वो क्या करता है, शिप का कैप्टन जो है मेजर हार्म को, इस शिप को हिट करने के बजाय जो है गाड़ी जो अपनी शिप है वो उस तरफ मोड़ देता है। अल्टरनेटिवली जो है वो कश्ती में जो बैठे हुए लोग होते हैं उनकी मौत वाक़ई हो जाती है, उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसी सूरत में भी जो शिप का कैप्टन है उसको सेक्शन 81 के मुताबिक एक्सेप्शन हासिल होगी। क्योंकि उसने मेजर हार्म को बचाते हुए एक माइनर हार्म अगर वो कर देता है तो ऐसी सूरत में अंडर गुड फेथ करता है, तो ऐसी सूरत में भी अंडर इस सेक्शन के मुताबिक, सेक्शन 81 के मुताबिक उस बंदे को एक्सेप्शन हासिल होगी। फिर हमारे पास आ जाता है सेक्शन 82 इन्फेंट। इन्फेंट की अगर हम वैसे मतलब देखें तो हमारे माइंड में ये आता है कि ये किसी शीरख्वार बच्चे की बात हो रही है, किसी सकलिंग चाइल्ड की बात, सकलिंग चाइल्ड मतलब दूध पीता बच्चा जो है उसकी बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इन्फेंट का मतलब हर वो बच्चा होगा जो कि अंडर 10 ईयर्स होगा। मतलब अगर कोई भी बच्चा अंडर 10 ईयर्स है तो उसको हम अंडर पीपीसी जो है इन्फेंट कहेंगे। सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन की लैंग्वेज देखते हैं। सेक्शन 82 के मुताबिक कोई भी ऐसा काम ऑफेंस नहीं होगा जो कि एक 10 साल से कम उम्र का बच्चा अगर करता है। ये दरअसल जो है 2016 में एक अमेंडमेंट आई थी, उसके बाद से जो है इसकी एज 10 ईयर्स कर दी गई, वरना इससे पहले जो है ये उम्र 7 साल होती थी कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा अंडर पाकिस्तान पीनल कोड 82 में उसको इन्फेंट कहा गया था। लेकिन 2016 में एक अमेंडमेंट आई जिसके बाद से इस साल को बढ़ाकर 10 साल एज कर दी कि कोई भी एक बच्चा, जो कोई भी एक बंदा जो है जिसकी उम्र 10 साल से कम है, मेल है या फीमेल है, नॉट विद स्टैंडिंग दैट फैक्ट, कि उसकी उम्र जो है 10 साल से कम होनी चाहिए, तो ऐसी सूरत में उसको इन्फेंट कहा जाएगा। और वो इन्फेंट अगर कोई भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट कर दे उसको उस चीज़ की एब्सोल्यूट एक्सेप्शन हासिल होगी। यहाँ पर कोई भी कंडीशन वगैरह नहीं है। अगर आप दूसरे सेक्शन में देखें तो वहाँ पर गुड फेथ की बात आ जाती है, कहीं पर एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट आ जाता है। लेकिन ये जो सेक्शन है ये एब्सोल्यूट किस्म की आपको जो है एक्सेप्शन दे रहा है कि जो बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं उनके खिलाफ कोई भी किस्म का केस जो है क्रिमिनल इन प्रोसीडिंग्स आप इनिशिएट नहीं कर सकते इस पूरे पीनल कोड के अंदर, ठीक है। तो इनको एक एब्सोल्यूट यहाँ पर एक्सेप्शन हासिल है। सेक्शन 83 जो है वो इमेच्योरिटी को डील करता है। ये दोनों तकरीबन सिमिलर हैं। सिमिलर इस तरीके से कि सेक्शन 82 के मुताबिक जो है बच्चे अगर 10 साल से कम उम्र का बच्चा ऑफेंस करेगा उसको एक्सेप्शन हासिल होगी, और सेक्शन जो 83 के मुताबिक ये उम्र आपकी 10 से 14 के दरमियान में होनी चाहिए।
तो इस उम्र के दरमियान का अगर बच्चा भी कोई ऑफेंस कमिट करेगा तो उसको भी एक्सेप्शन हासिल होगी, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि वो बंदा इमेच्योर होना चाहिए। अगर एक बच्चा जो है उसकी उम्र 12 साल है लेकिन वो मैच्योर है, मैच्योर मतलब उससे समझ बूझ है, तो ऐसी सूरत में उसे आप जो है वो ये एक्सेप्शन नहीं दे सकते। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पर उम्र ये हो और उसके साथ साथ उसकी इमेच्योरिटी हो, वो इस काबिल हो कि अपने जो एक्ट्स वगैरह हैं उनके कॉन्सिस क्या होंगे उनको डिटरमाइन करने के काबिल ना हो। सेक्शन क्या कहता है ये हम देखते हैं। सेक्शन 83 कहता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 10 एंड अंडर 14 ईयर्स, कि एक बच्चा जो है जो कि जिसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है और 14 साल से कम है और वो इमेच्योर है अपने एक्ट्स को और उनकी कॉन्सिक्वेंसी को अंडरस्टैंड करने के लिए, कोई भी एक ऐसा एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं हुआ जो कि एक बच्चा 10 साल से ज़्यादा और 14 साल से कम, मतलब इस 10 और 14 के दरमियान में उसकी एज हो और जो है उसने एक सफिशेंट मेजॉरिटी जो है वो अंडरस्टैंड नहीं की है, सफिशेंट मेजॉरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उसने अटेन नहीं की है कि वो अपने जो एक्ट्स हैं उनकी नेचर को जज कर सके या फिर उन एक्ट्स के नतीजे में कॉन्सिक्वेंटली जो है कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस उसे हो सकते हैं उसके कंडक्ट के, वो उसको उनको डिटरमाइन करने के काबिल ना हो, मतलब मैच्योरिटी ना हो कि वो अपने एक्ट्स को जज ना कर सके कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो ये वाकई में कोई क्राइम तो नहीं है, या फिर अगर मैं ये काम करूँगा इसके नतीजे में कोई क्राइम तो नहीं हो जाएगा, उसको इस लेवल की मैच्योरिटी ना हो। ऐसी सूरत में अगर कोई बंदा इस एज के दरमियान में ऑफेंस करता है तो उसको भी सेक्शन 83 के मुताबिक एक्सेप्शन हासिल है। अब इस मैच्योरिटी को हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए एक केस लॉ है हमारे पास 2004 YLR 1404। इस केस के मुताबिक जो है अगर एक बच्चा इस उम्र के दरमियान में 10 और 14 साल के दरमियान में एक बच्चा जो है वो अगर अपने हाथ में छुरी लेकर उस छुरी से इंजरीज भी कर रहा होगा ना, किसी चीज़ को इंजर कर रहा होगा, तो उसके इस एक्ट से, इन एक्ट्स की वजह से आप भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसने एक सफिशिएंट मेजॉरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट्स जो है वो अचीव कर लिए, अटेन कर लिए। तो ऐसी सूरत में उसे इस सेक्शन की रियायत जो है सेक्शन 83 की रियायत हासिल नहीं होगी। तो यहाँ पर लाजिम ये होता है कि उस बंदे की एज जो है 10 से 14 के दरमियान हो और उसने जो है एक जो मैच्योर लेवल होता है, मैच्योरिटी की लेवल तक वो नहीं पहुँचा हो। उसके बाद हमारे पास है इंसेनिटी। इंसेन जो पर्सन्स होते हैं आपके, वो बंदे जो कि मेंटली तौर पर पागल होते हैं, उनको भी सेक्शन 84 के मुताबिक एक्सेप्शन हासिल है। अब ये कौन से लोग होते हैं, वो लोग जो कि अनसाउंड माइंड होते हैं, जिनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं होता है, ऐसे बंदे की अगर कोई ऑफेंस करते हैं तो उनको भी एक्सेप्शन देता है सेक्शन 84। सेक्शन क्या कहता है हम ये देखते हैं। सेक्शन 84 के मुताबिक एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कि एक जो है दिमागी तवाज़ुन किसी बंदे का ठीक नहीं है तो उसका एक्ट जो है कहता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं होगा जो कि एक ऐसा बंदा करे जो कि एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, उस काम को करते वक्त बाय रीज़न ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कि उसके दिमागी तवाज़ुन की वजह से वो इस काबिल ना हो कि अपने एक्ट्स की नेचर को जो है वो मतलब अंडरस्टैंड ना कर सके, जज ना कर सके। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बताई जा रही है कि वो इस काबिल ना हो कि उसे ये समझ बूझ हो कि जो काम कर रहा है वो रॉन्ग है या कंट्री टू लॉ है। तो मतलब जो है यहाँ पर एक चीज़ प्रोवाइड कर दी गई है हमारे पास कि एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट एक्ट, कि लाजिम ये है कि उस काम को, उस ऑफेंस को करते वक्त जो है उसकी अनसाउंडनेस जो है वहाँ पर होनी लाजमी। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हो सकती है। एक तो वो बंदा हो सकता है जो कि कम्प्लीटली तौर पर इंसेन है, बाय बर्थ जो इंसेन है, जिनको मीडिएट्स वगैरह भी कहते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर वो बंदा जो है वो तो हर टाइम ही पागल होगा ना, अगर वो कोई ऑफेंस करेगा उसे जो है सेक्शन 84 के मुताबिक एक्सेप्शन हासिल है। लेकिन अगर एक ऐसा बंदा है जिसको मतलब पागलपन के झटके लगते हैं, वो कभी ठीक हो जाता है दिमागी तवाज़ुन उसका, कभी उसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर वो जो है उस स्टेट में जब उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, उस स्टेट में अगर कोई वो ऑफेंस करता है तो उस ऑफेंस को सेक्शन 84 एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर वो जो है उस स्टेट में कोई ऑफेंस करता है जो जिसमें उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक होता है, उसमें सेक्शन 84 की एक्सेप्शन उसको नहीं मिलेगी। तो ये बात जो है साबित करना वहाँ पर ऑफेंडर के ऊपर लाजमी हो जाता है कि जब वो काम कर रहा था वो इस हालत में था कि वो
उस एक्ट की नेचर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था, या फिर उसे ये नहीं पता चल सकता था कि वो जो काम करने जा रहा है वो रॉन्ग है या कंट्री टू लॉ है। फिर उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 85 एंड 86। ये दोनों सेक्शन जो है इंटॉक्सिकेशन से डील करते हैं। इंटॉक्सिकेशन मतलब कि नशे की हालत में अगर आप कोई काम कर देते हैं तो क्या ये ऑफेंस होगा या नहीं होगा। पहले सेक्शन 85 क्या कहता है, हम इस चीज़ को देखते हैं। सेक्शन 85 कहता है कि एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। सेक्शन 85 ये कहता है कि एक बंदा जो है वो नशे की हालत की वजह से, वो नशा जो कि अगेंस्ट द विल उसे एडमिनिस्टर किया गया है, उसकी मर्जी के बगैर उसे एडमिनिस्टर किया गया है, ऐसी सूरत में जो है वो नशे की हालत में अपने जो एक्ट्स होते हैं उनको जज नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, कहता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं होगा जो कि एक ऐसा शख्स करे जो कि उस काम को करते वक्त बाय रीज़न ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नशे की वजह से, नशे की हालत में होने की वजह से वो अपने काम की नेचर को ना जान पाए, या फिर उसे ये ना पता चल सके कि जो वो काम करने जा रहा है वो रॉन्ग या कंट्री टू लॉ है, लॉ की वायलेशन कर रहा है प्रोवाइडेड। लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि जो उसको इंटॉक्सिकेशन दी गई थी वो विदाउट उसकी नॉलेज और अगेंस्ट उसकी विल दी गई थी। मतलब एक चीज़ तो हमें यहाँ पर क्लियर होगी कि इंटॉक्सिकेशन जो है वो अगेंस्ट विल होनी चाहिए, और जो है विदाउट नॉलेज होनी चाहिए। अगर एक बंदे को जो है इंटॉक्सिकेट किया जाता है, उसको नशा दिया जाता है उसकी मर्जी के खिलाफ, मतलब जोरी ज़बरदस्ती दे दिया, या फिर उसकी नॉलेज के बगैर जो है उसको नशा दे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल खाने में डालकर दे दिया, या फिर उस बंदे को पता नहीं है कि ये नशावर चीज़ है, उसको इस तरीके से उस चीज़ को एडमिनिस्टर कर दिया जाए। दोनों सूरतों में जो है एक बंदे को इंटॉक्सिकेट कर दिया जाए, और उस इंटॉक्सिकेशन की वजह से, उस नशे में होने की वजह से वो अपने एक्ट्स को, अपने जो वो काम कर रहा है उसको ये नहीं पता चलता कि इसकी नेचर क्या है, क्या ये ऑफेंस है या ऑफेंस नहीं है, और ये किसी लॉ की वायलेशन तो नहीं हो रही। इस चीज़ को जज करने के काबिल नहीं रहता उस नशे की वजह से, वो नशा जो कि अगेंस्ट द विल और विदाउट इज नॉलेज जो है उसे एडमिनिस्टर किया गया है। ऐसी सूरत में भी सेक्शन 85 के मुताबिक उस बंदे को इंटॉक्सिकेशन जो एक्सेप्शन जो है वो हासिल होगी। सेक्शन 86 क्या हमारे पास कहता है, सेक्शन 86 के मुताबिक ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज़ इंटॉक्सिकेटेड। इन दोनों सेक्शन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि सेक्शन 85 में जो है सिंपली बात हो रही है कि एक बंदे को उसकी मर्जी के बगैर या उसकी नॉलेज के बगैर इंटॉक्सिकेट किया जाता है और वो बंदा कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर देता है, ऐसी हालत में कि वो अपने एक्ट्स की नेचर को जज ना कर पाए, या फिर उसे पता नहीं चलता कि वो जो काम करने जा रहा है वो कोई ऑफेंस या फिर कंट्री टू लॉ तो नहीं है। तो ऐसी सूरत में सेक्शन 85 उसको एक्सेप्शन दे रहा है। सेक्शन 86 है वो स्पेसिफिकली उन ऑफेंसेस से डील करता है जिन ऑफेंसेस को कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए आपकी क्रिमिनल इंटेंट या नॉलेज होना लाजमी होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनमें आपका मेंसरिया, जो आपकी इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन या क्रिमिनल नॉलेज का लाजमी होना, वहाँ पर प्रेजेंट होना लाजमी होता है। अगर आपकी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज नहीं है तो ऐसी सूरत में ऑफेंस नहीं होगा, मतलब मेंसरिया की रिक्वायरमेंट जो है वहाँ पर एसेंशियल होती है। तो ऐसी सूरत में भी अगर एक बंदे को उसकी मर्जी के बगैर और उसकी नॉलेज के बगैर जो है वो नशा दे दिया जाता है, और वो ऑफेंस जो है इस किस्म का है कि अगर वहाँ पर एक बंदे की इंटेंशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो ऑफेंस नहीं होगा। तो उस बंदे की जो इंटेंशन है उसको प्रिज्यूम नहीं कर लिया जाएगा, उस नशे की वजह से ये समझा जाएगा, अगर ये साबित हो जाता है कि उस ऑफेंस करने के टाइम पे वो बंदा नशे की हालत में था, तो वहाँ पर ये चीज़ प्रिज्यूम कर ली जाएगी कि उसकी जो क्रिमिनल इंटेंशन है, जो उसका नॉलेज है उसके बिहाफ पर, वो बिल्कुल एब्सेंट है, उसको किसी भी किस्म की मालूमात नहीं थी इंटॉक्सिकेशन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। ये हमारे पास सेक्शन 86 बता रहा है, मतलब स्पेसिफिकली ये डील उन ऑफेंसेस से कर रहे हैं जहाँ पर क्रिमिनल इंटेंशन का और क्रिमिनल नॉलेज का होना लाजमी होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा।